तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए जैसे द्विकर्मक क्रिया यदि आपको ना पता हो तो आप समझ लीजिए ऐसा वाक्य जिसमें दो कर्म हो, ऐसा वाक्य जिसमें दो कर्म हो और दोनों कर्मों का संबंध एक क्रिया से होता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला है रमेश ने फल खरीदे। रमेश ने फल खरीदे, रमेश यहाँ पर करता है, ने जो है वह कारक चिन्ह है, फल क्या है, फल कर्म है और खरीदे क्या है, क्रिया है। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ एक कर्म है। यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर देखिए मनोज आपका क्या है, करता है, ने क्या है, कारक चिन्ह है, अच्छा क्या है, अच्छा एक विशेषण होता है। ठीक, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। ठीक, और यहाँ पर खाना क्या होता है, एक कर्म है और यहाँ पर पकाया क्या होगा, तो पकाया होगा आपका वर्ब, तो यहाँ पर भी सिर्फ एक कर्म है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया। सुरेश यहाँ पर करता है, सब्जेक्ट है, ने आपका कारक चिन्ह है, मुकेश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और इसके बाद को जो है ये भी आपका कारक चिन्ह हो जाएगा, खिलौना ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और दिया क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है कि दो कर्म है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी द्विकर्मक क्रिया जो होती है तो द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है कि पहला जो कर्म होता है वह आपका क्या होता है, सजीव होता है। क्या, सजीव, या फिर आप बोलोगे प्राणीवाचक। क्या, प्राणीवाचक। और दूसरा जो होता है वह होता है आपका निर्जीव। क्या होता है, निर्जीव, और उसे हम बोलेंगे अप्राणीवाचक। क्या बोलेंगे, अप्राणीवाचक। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, मुकेश, यानी कि वह सजीव है, प्राणीवाचक है। ठीक, ये आपका ठीक ठाक है। इसके बाद खिलौना, खिलौना क्या होता है, निर्जीव होता है यानी कि अप्राणीवाचक, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर देखिए राधा, राधा सब्जेक्ट है, अच्छा, अच्छा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा और नाची ये आपका वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक, तो अच्छा समझ आ गया होगा, ये हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है आपका हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका नाम धातु, दूसरा है आपका प्रेरणार्थक, तीसरा है आपका यौगिक और चौथा है आपका संयुक्त। ठीक, देखिए संयुक्त क्रिया वह होती है जब एक ही वाक्य में दो ऐसी क्रियाओं का प्रयोग किया जाए कि जिन क्रियाओं को हम अलग अलग प्रयोग ना कर सकें, उन्हें हमेशा एक साथ ही प्रयोग किया जाएगा, तभी उनका जो अर्थ निकलना चाहिए वही अर्थ निकलेगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोले राम घर चला गया। ठीक, हमने बोला कि रामगढ़ चला गया, तो चला गया ये दोनों क्रिया जो होंगी वे संयुक्त क्रिया कहलाएंगी। ठीक, इसके बाद बोले हम यौगिक क्रिया क्या होगी, तो देखिए यौगिक क्रिया और संयुक्त क्रिया में थोड़ा सा अंतर होता है। यौगिक क्रिया में क्या होता है कि जो दोनों क्रियाएं जो होती हैं जिन्हें हम एक साथ प्रयोग कर रहे हैं किसी वाक्य में, तो उन दोनों का अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक वाक्य के जरिए बोलें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मास्टर जी की आवाज़ सुनकर, या फिर हम बोलेंगे सुनते ही मुकेश उठ बैठा। ठीक, उठ बैठा। अब यहाँ पर हम इन दोनों क्रियाओं का अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एक है आपका उठना और एक है आपका बैठना, इन दोनों क्रियाओं का अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मास्टर जी की आवाज़ सुनते ही मुकेश उठ गया, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं मास्टर जी की आवाज़ सुनते ही मुकेश बैठ गया। दोनों ही क्रियाओं का अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका यौगिक क्रिया। ठीक, तो यही अंतर होता है संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया में। ठीक, अब इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया तो वह होती है जिसमें आप क्या करते हो, किसी अन्य से कार्य करवाते हो, खुद कार्य न करके। जैसे कि आप बोलोगे कि राम ने मोहन से पत्र लिखवाया। अब पत्र राम ने खुद नहीं लिखा, किससे लिखवाया, मोहन से लिखवाया, तो उसने कार्य स्वयं न करके किसी और से कराया है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक होती है। ठीक, नाम धातु की बात करें तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाम धातु में क्या होता है, देखिए ये आपकी दो क्रियाएं होती हैं, एक होती है नाम धातु, एक होती है आपकी नाम धातु और एक होती है नाम बोधक। नाम बोधक, एक होती है नाम धातु और एक होती है नाम बोधक। यहाँ पर आपको दिख रहा है नाम धातु। नाम धातु में क्या होता है कि नाम धातु में आप क्या करते हो, प्रत्यय जोड़ते हो।
प्रत्यय जोड़ देते हो, किसके साथ? संज्ञा के साथ प्रत्यय जोड़ देते हो। कैसे जोड़ देते हो? संज्ञा के साथ आप प्रत्यय जोड़ोगे, आना, इयाना या फिर ना। आना, इयाना या फिर ना प्रत्यय आप जोड़ देते हो, किसके साथ जोड़ देते हो? संज्ञा के साथ। तो वह आपका नाम धातु क्रिया बन जाता है। जैसे कि आप बोल देते हो लात से लतियाना, बात से बतियाना, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका हाथ से हथियाना, चिकना से चिकनाना। ठीक, तो ये क्या हो जाता है? इसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? संज्ञा के साथ आपने प्रत्यय जोड़ा तो वह हो जाता है नाम धातु। धातु से समझ में आना चाहिए आपको। जब कभी धातु की बात की जाएगी तो आपको प्रत्यय जोड़ना है, और नाम बोधक की बात आएगी तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि संज्ञा के साथ क्या? संज्ञा के साथ आपको क्या जोड़ना है? क्रिया जोड़ना है। क्या जोड़ना है? क्रिया जोड़ना है। जैसे कि हम बोले आँख, आँख क्या होता है? तो आँख होता है आपका संज्ञा शब्द। ठीक, और यहाँ पर हम बोलते हैं मारना। मारना क्या होता है? क्रिया शब्द होता है। आँख क्या होता है? संज्ञा शब्द होता है। मारना क्या होता है? क्रिया शब्द होता है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? आँख मारना। क्या बन जाएगा? आँख मारना। ठीक, इस प्रकार से बन जाएगा। आँख मारना क्या हो जाएगा? आपका नाम बोधक हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बोल दोगे गोली मारना, आँख मारना, गाली देना, ये सभी क्या हो जाएंगे? नाम बोधक हो जाएंगे। तो अच्छे से समझ आ गया होगा ये सारी चीज़ें आपको। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? तो नेक्स्ट दिया हुआ है माँ ने चिट्ठी लिखवाई। माँ ने चिट्ठी लिखवाई यानी कि माँ ने स्वयं चिट्ठी ना लिखकर किसी और से लिखवाई। जब स्वयं कार्य ना करके किसी और से कराया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? आपका नाम बोधक होता है। ठीक, तो सॉरी, वहाँ पर क्या होता है? प्रेरणार्थक होता है। सॉरी, नाम बोधक बोल दिया, प्रेरणार्थक होता है। क्या होता है? प्रेरणार्थक होता है। ठीक, इस पर नेक्स्ट देखते हैं किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ठीक, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान करने के लिए आपको क्या करना है? तो उस आपको करना क्या है कि आपको क्या करके प्रश्न पूछना है, और यदि उत्तर जो है वह आपका कर्ता के रूप में आता है, उत्तर आपका कर्ता के रूप में आता है तो वह आपकी अकर्मक हो जाएगी। और यदि उत्तर जो है वह कर्म के रूप में आता है तो वह आपकी क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। यदि आपने क्या करके प्रश्न पूछा और उत्तर जो है वह कर्ता के रूप में आया तो वह अकर्मक क्रिया हो जाएगी, और क्या करके प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर जो है वह कर्म के रूप में आ रहा है तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं सभी वाक्यों को। यहाँ पर पूछा गया है हमसे सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया नहीं है यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? अकर्मक क्रिया होनी चाहिए। ठीक, यानी कार्य का जो फल है वह कर्ता पर पड़ना चाहिए। सबसे पहला है बच्चे फिल्म देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कि क्या देख रहे हैं, तो आपने बोला कि फिल्म देख रहे हैं, और फिल्म इस वाक्य में क्या है? ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। जब कभी भी कर्म के रूप में आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ठीक, क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर आप देखिए, इसे कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद है आपका रजत दूध पी रहा है। रजत दूध पी रहा है, हमने पूछा क्या पी रहा है, तो आपने बोला कि दूध पी रहा है, और दूध इस वाक्य में क्या है? ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया। ठीक, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद बचता है आपका मनीष ने कार खरीदी। हमने पूछा क्या खरीदी, हमने पूछा क्या खरीदी, तो आपने बोला कि कार खरीदी, और कार क्या है? इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है। तो कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगी? आपकी सकर्मक क्रिया। तो इसे भी कैंसिल कर देते हैं। आंसर हमारा डी हो जाएगा। मोर नाचता है। हमने पूछा क्या नाचता है, हमने पूछा क्या नाचता है, तो आपने जवाब दिया कि मोर नाचता है, और मोर क्या है? सब्जेक्ट है यानी कर्ता है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी अकर्मक क्रिया। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहला है आपका 2 भेद होते हैं, दूसरा है आपका 3 भेद होते हैं, तीसरा है आपका 4 भेद होते हैं, तो चौथा है आपका 5 भेद होते हैं। ठीक, तो आपको अच्छे से पता होगा। कर्म की बात करें तो आपने अच्छे से पढ़ाई है। पहला होता है आपका सकर्मक और दूसरा होता है आपका अकर्मक। टोटल आपके 2 ही भेद होते हैं। ठीक, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। ठीक, तो सबसे पहला है आपका संयुक्त धातुएं। तो संयुक्त के बारे में आपको अच्छे से पता है। द्विकर्मक धातुएं, तीसरा है आपका साधित सकर्मक धातु, और चौथा है आपका समस्त धातु। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका साधित सकर्मक धातु। ठीक,
मूल अकर्मक क्रियाओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई जो क्रिया धातु होती हैं उन्हें साधित सकर्मक धातुएं कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट है आपका हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब ये जो आपका दुखाना जो शब्द है जो रेखांकित किया गया है इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें कौन सी क्रिया है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका नाम धातु, दूसरा है आपका प्रेरणार्थक, तीसरा है आपका सहायक और चौथा है आपका संयुक्त। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, इसे हम यदि यहाँ पर तोड़ते हैं तो यहाँ पर ये क्या बनता है आपका, ये बनता है आपका दुख, दुखाना है ना, तो ये बन जाएगा आपका दुख प्लस आना। और हमने क्या बोला था कि यहाँ पर संज्ञा के साथ आप आना, आना या ना प्रत्यय यदि आप जोड़ देते हो, तो वह क्या बन जाता है आपका नाम धातु की बात आएगी तो आपको प्रत्यय जोड़ना है। और यदि यहाँ पर नाम बोधक की बात करेगा तो वहाँ पर क्या करना होगा, आपको क्रिया जोड़नी होगी। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से सामान्य भूतकाल क्रिया का उदाहरण कौन सा है। ठीक, क्या पूछा गया है, सामान्य भूतकालीन क्रिया। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। जब कभी भी आपको था, थी, थे इस प्रकार से दिख जाए तो वहाँ पर हमेशा ही आप बोल देना कि ये क्या है आपका पूर्णकालिक, ठीक, पूर्णकालिक भूत। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका कृष्ण ने बांसुरी बजाई। जब कभी भी आपको आ, ई, ए, या, ई, ये दिख जाते हैं तो वो हमेशा ही क्या कहलाते हैं, आपके सामान्य भूतकाल में आएंगे। किस में आएंगे, सामान्य भूतकाल में। ठीक, आ, ई, ए जब इस प्रकार से आपको दिख जाएं तो वह हमेशा ही किस में आएंगे, सामान्य भूतकाल में। इसका नेक्स्ट है आपका कृष्ण ने बांसुरी बजाई है। और हमने आपको बताया था जब कभी भी आपको है दिख जाए, हैं दिख जाए, यानी कि है के रूप जब कभी भी आपको दिखेंगे तो आप वहाँ पर बोलोगे कि ये कौन से हो जाएंगे, आपके आसन्न, क्या हो जाएंगे, आसन्न भूतकालिक। क्या हो जाएंगे, आसन्न भूतकालिक, जब कभी भी है के रूप दिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद है आपका कृष्ण बांसुरी बजा रहा था। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर था दिख रहा है, तो इस था को देखकर आपको ये नहीं कहना है कि ये पूर्णकालिक है। ठीक, आपको यहाँ पर ये भी देखना है रहा रही रहे जब कभी भी आपको दिखेंगे तो वो हो जाएंगे आपके अपूर्ण, क्या हो जाएंगे, अपूर्ण भूतकालिक। अपूर्ण भूतकालिक में आते हैं ये आपके रहा रही रहे, और ये तीनों ही में चलते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में चलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका हम पिछले साल जयपुर गए। दूसरा है आपका हमने पिछले साल दीपावली धूमधाम से मनाई। तीसरा है आपका मैं कपड़े धोकर खेलने गया। और चौथा है आपका कल मैं गांव गया। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से एक बात समझिए, जब कभी भी देखिए, जब कभी भी मूल क्रिया के साथ कर प्रत्यय, जब कभी भी मूल क्रिया के साथ यदि आपको कर प्रत्यय दिख जाता है तो हमेशा ही वहां पर बोल देना कि वो कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। और इसके लिए आप बोलोगे कि वह क्रिया जो कि मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो रही है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएं, एक अलग से एग्जाम्पल लें, जैसे कि हम बोलें कुत्ता गिरकर मर गया। ये मरना, ये क्या हो जाएगी, ये मुख्य क्रिया हो जाएगी। लेकिन गिर कर, यहाँ पर गिर धातु के साथ कर प्रत्यय लगा दिया गया है, और जिस क्रिया के अंदर आपको कर प्रत्यय दिख जाए, क्या दिख जाए, कर प्रत्यय दिख जाए, वहां पर आप बोल देना कि पूर्वकालिक क्रिया है ये। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मैं कपड़े धोकर खेलने गया, खेलना ये हो जाएगी आपकी मुख्य क्रिया, लेकिन धोकर ये क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसका नेक्स्ट है सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं, और इस वाक्य में हमें क्रिया नहीं बतानी है, इस वाक्य में हमें कर्म बताना है, कर्ता बताना है, कर्ता कौन सा है इस वाक्य में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका डाक, दूसरा है आपका भेजी गई,
तीसरा है आपका सभी और चौथा है आपका चिट्ठियाँ। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहली बात भेजी गई यानी कि ये तो क्रिया हो जाएगी, इसे तो यहाँ पर सब लोग कैंसिल कर ही देंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन रहता है वो रहता है एक तो आपका चिट्ठियाँ के अंदर और एक रहता है डाक के अंदर। अब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं और ध्यान से समझिएगा उस बात को हम कहना क्या चाहते हैं। यदि हम यहाँ पर आपसे बोलें कि राम के द्वारा मोहन को पढ़ाया गया, राम के द्वारा मोहन को पढ़ाया गया या राम के द्वारा मोहन को पढ़ाया जाता है, और हम बोले कि कर्ता की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, तो आप बोलोगे सर कर्ता की परिभाषा यह होती है कि जो व्यक्ति कार्य को संपन्न करता है, जो व्यक्ति क्रिया करता है वही कर्ता होता है। क्रिया को करने वाला या क्रिया को समाप्त करने वाला ही आपका कर्ता कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए राम के द्वारा मोहन को पढ़ाया गया, पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया यानी कि कर्म हो गया। ठीक, अब यहाँ पर अब इस प्रश्न पर आइए, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं। हम बोले डाक के द्वारा सारी चिट्ठियां भेजी गईं, डाक के द्वारा सभी चिट्ठियां भेजी गईं, तो आप क्या बोलोगे कि भेजी किसके द्वारा जा रही हैं, डाक के द्वारा। और डाक क्या कर रहा है, क्रिया को संपन्न कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। और यदि हम बोले कि कर्म क्या हो जाएगा, तो कर्म हो जाएगा यहाँ पर चिट्ठियाँ। अच्छे से समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई भी यदि डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, आपके आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा हमारा, कर्ता जो होगा, कर्ता पूछा गया था तो वो क्या हो जाएगा आपका डाक। ठीक, कभी भी चिट्ठियाँ, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि चिट्ठियाँ आंसर कर देते हैं, लेकिन कभी भी चिट्ठियाँ आंसर नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि कर्ता कौन होता है, कि जो कि क्रिया को संपन्न करता है। ये वाक्य थोड़ा उल्टा बोला गया था। अब इसी वाक्य को यदि आप ये इस तरह से सीधा बनाकर देखो कि डाक के द्वारा चिट्ठियां भेजी गई, डाक के द्वारा चिट्ठियां भेजी गई। अब आप क्या बोलोगे कि डाक यहाँ पर सब्जेक्ट है, पहले बोल रहे थे कि चिट्ठियां यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो आप हमेशा ही याद रखिएगा, कभी भी इस प्रकार का जब कभी भी आपको वाक्य दिखता है तो आप हमेशा ये चीज़ देखिए कि क्रिया को संपन्न कर कौन रहा है, वही आपका कर्ता कहलाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो देखिए अकर्मक क्रिया के लिए पूछा गया है, यानी कि जो हम क्या करके प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर किसके रूप में आएगा, कर्ता के रूप में। ठीक, सबसे पहला है ठूठ खड़ा है। हमने पूछा क्या खड़ा है, तो आपने बोला कि ठूठ खड़ा है। और ठूठ क्या है, ठूठ यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्रिया को संपन्न कौन कर रहा है, ठूठ कर रहा है। तो यानी कि ठूठ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया यानी कर्ता हो गया। अब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर, तो क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, औरों को देख लेते हैं। रजत दूध पी रहा है। हमने पूछा क्या पी रहा है, तो आपने बोला कि दूध पी रहा है, और दूध क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया। हम सिनेमा देखते हैं। हमने पूछा क्या देखते हैं, आपने बोला कि सिनेमा देखते हैं, और सिनेमा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा। इसके साथ साथ रजनी ने गाना गाया। हमने पूछा क्या गाया, आपने बोला कि गाना गाया। गाना क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक, अब इसका नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी तो विश्व कप जीत जाएगी। इस वाक्य में क्रिया की पहचान करनी है हमारा कि क्रिया किस काल के अंतर्गत है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका हेतु मद भविष्य काल, दूसरा है आपका सामान्य भविष्य काल, तीसरा है आपका संभाव्य भविष्य काल, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो रहेगा हेतु मद भविष्य काल।